वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 29 दिसंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट के रूप में कौन कौन से न्यूज़ को भी शामिल किया गया, उस पर भी हम लोग आज नज़र डालेंगे। आज का पेपर आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा कि युक्ति आईएएस ने आप लोग को किस रूप से तैयार किया है, जो आपको पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इसके संदर्भ में चीज़ों को स्पष्ट करेगा। बहुत सी चीज़ें आज पेपर में है जो आपको नहीं पढ़नी है, जो एग्ज़ाम ओरिएंट नहीं है। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी जा सकती है, पर एग्ज़ाम ओरिएंट आप लोग के लिए ना यूपीएससी में आपको कहीं काम देगा न स्टेट पीसीएस में, तो उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। साथ ही साथ आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव है वो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। जितने भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। चलिए, साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। जिनका आईफोन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत से टेस्ट आपको लो प्राइस पर टेस्ट अवेलेबल है युक्ति आईएएस पर, तो आप लोग जाके विजिट कीजिए। जो यूपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा हो, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, या यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, या स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड हो, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हो उससे रिलेटेड बूस्टर टेस्ट सीरीज है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करके एक बार देखिए यहाँ पर आपको टेस्ट कैसे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्लासेस चलती है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के मेंस की क्लासेस, पीटी मेंस और इंटरव्यू क्लासेस चलती है। अलग से एक जीएस बूस्टर क्लास चलता है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूर्णतः पीटी फैक्ट पर बात करता है। साथ ही साथ आप लोग डीसीए के क्लास भी कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत सी सुविधाएं दी गई है, युक्ति आईएएस को डाउनलोड कीजिए। देखिए, अब लोग हम न्यूज़ पर बात करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ा षड्यंत्र विफल हुआ है, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। तो बात यहाँ है कि चीज़ें क्या फिर से पुनः उन सब चीज़ों को दोहराया जाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें किरकिरी हुई है ना। हाल ही में देखे होंगे पाकिस्तान के बयानबाजी आया, भारत इसमें पलटवार किया, तो ये सब गुट है उस दौरान है ना एक्टिव हो जाते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी अब देखने को मिलेगा कुछ दिनों तक। तो ध्यान में ये रखना है कि नज़र बस रखना है, कभी भी कहीं भी एग्जाम, मान लिया आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में या आतंकवाद के संदर्भ में कभी प्रश्न पूछे तो क्या करना है, इसके कोड को यूज कर सकते हैं, इसे कोड के रूप में यूज कर सकते हैं कि क्या, कि हाल ही में घटनाक्रम के संदर्भ में जो हुआ था उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने किस प्रकार से काम किया, षड्यंत्र को विफल किया। तो एग्जाम्पल के तौर पर इन सब यूज इसे इस न्यूज को आप आंसर में यूज कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा। बस यहाँ पर श्रीलंका के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर है, हाईवे पर स्थित किसी सैन्य प्रतिष्ठान में ये चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना है। बस आप याद रखना है कि कहाँ हुआ है, ताकि आप एग्जाम में से एग्जाम्पल के तौर पर पुट कर सकें। इसके अतिरिक्त अभी जानकारी नहीं चाहिए। जब आंतरिक सुरक्षा आएगा क्लास में आप लोग को स्पेशल बताया जाएगा, भारत की आंतरिक सुरक्षा और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, प्रश्न चिन्ह क्या है, और भारत इस संदर्भ में किन किन चीज़ों को देखता है, किस नज़रिए से विश्व को बता रहा है, सभी एस्पेक्ट पर हम लोग नज़र रखेंगे क्लास में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए पूरा न्यूज में आप देखिए, कहीं भी आपको आने वाले एग्जाम में न मेंस में आपको कहीं प्रश्न पूछने वाला है, तो इसलिए देखिए चीज़ें, अब ये लगातार कोरोना की बातें होंगी तो बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेगा जो परीक्षा उपयोगी नहीं होता। जहाँ उपयोगी होगा हम लोग जरूर बात करेंगे, उसको आंसर के रूप में शामिल करेंगे, ठीक है ना, टॉपिक के रूप में और बहुत से टेस्ट सीरीज चलता है। हाँ, आज शाम को इवनिंग में आपका जनवरी का जो जनवरी 2022 करंट का सीरीज चल रहा है, रिकॉल सीरीज, रिमाइंडर सीरीज, उसमें जरूर भाग लीजिएगा। जो शेष क्वेश्चन बच गया है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग आज सॉर्ट आउट करेंगे। और क्लास का शेड्यूल आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दिया गया, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए, इसी के बाद देखिए, एक वित्तीय सेहत और सौंदर्य प्रतिस्पर्धा से निखरेगी शहरों की सूरत। तो देखिए, हर बार आप लोगों को दिया जाता है, इस पर पुरस्कार दिया जाता है शहरी जीवन और आसान सुंदर बनाने के लिए उसकी वित्तीय सेहत सुंदरता को निखारने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जो है, हरदीप सिंह पुरी जो है मंत्री इनके हैं, तो सभी शहरी निकाय क्या कहते हैं, वित्तीय और सौंदर्य प्रतिस्पर्धा करने का फैसला लिया है।
तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें स्वच्छ हरियाली, शुद्ध हवा, सुंदर पार्क, गलियारे, ये सब जो मानक मानक जो सौंदर्यीकरण के लिए, शहरी सौंदर्यीकरण के लिए मानक तत्व होते हैं, उसको शामिल किया जाएगा। और देखिए सरकार क्या करती है, आपको सिटी फाइनेंस रैंकिंग जारी करती है। देखिए पूरी ने सरकार के शहरी शहरी कायाकल्प के लिए दुनिया किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसमें सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में शहरों के बीच संसाधनों के जुटाने के लिए क्या किया गया है कि ब्यौरा और संबंधित जो जानकारियां प्राप्त करना, संतुलन विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस रैंकिंग के तहत ये 15 संकेतकों के आधार पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, वित्तीय स्थिरता और जवाबदेही शहरों के इस श्रेणी में पहुंचाने में मददगार होगी। तो आपको याद रखना है सिटी फाइनेंस रैंकिंग के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा इसमें 450 शहर आपको स्थापित होते हैं और हर बार ये आती है, तो आप लोग को इस पर नज़र रखना। अभी इस पर रिकॉल चल रहा है, यानी अभी सभी निकायों को गाइडलाइंस दिया गया है सुझाव देने के लिए। 15 जनवरी तक देंगे सुझाव, उसके बाद 30 जनवरी 2023 को अंतिम रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। तो इसको हम लोग वेट करेंगे उस दिन तक। तब तक इस पर हम लोग क्या, किस शहर में क्या बदलाव हुए, कौन सा शहर टॉप किया है, सभी एंक पर हम लोग बात करेंगे, एंगल पर बात करेंगे। इसमें आपको पहला जो 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया, दूसरा 10 लाख से 40, तो ये आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, 40 लाख से अधिक वाले शामिल होंगे, फिर 40 से 10 लाख श्रेणी वाले होंगे, फिर तीसरा रहेगा 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों को, और चौथा 1 लाख से कम आबादी शहरों को, कस्बों को शामिल किया जाएगा। तो 40 से अधिक, 10 से 40, और फिर उसके बाद आपको 1 से 10, और उसके बाद क्या है 1 से नीचे, 1 से कम। तो ये आपको वर्गीकरण याद रखना है, इस तरह एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को ये सब चीज़ें रिकॉल करते रहनी। चलिए, और इस पर मैं पहले भी वह शहरी स्वच्छता और शहरी नगरीकरण के संदर्भ में ये रैंकिंग जो था पहले चर्चा किया हूँ, जहाँ तक आप लोग को याद होगा उसी को ध्यान में रख के जब तक नया रैंकिंग नहीं आ जाता है हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। देखिए आज के पेपर में आप देखिए 2-3 पेपर का जो पेज है वो कवर हो चुका, अभी तक कोई ऐसा न्यूज नहीं है जो हम लोग के एग्जाम, सभी राजनीतिक न्यूज है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे ये कि देखिए यहाँ पर राजनीतिक नफा और सुधार के संदर्भ में उलझा रहा ओबीसी आरक्षण। तो हम लोग क्या बात किए कल भी, देखिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला की बात किए थे, तो वही चीज यहाँ दिया हुआ है। तो आपको बस क्या करते चलना है, रिकॉल करते चलना है कौन सा न्यूज कब कब किस रूप से अपडेट हो रहा है, ठीक ना। तो मैंने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कल ही बताया था। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इससे संबंधित कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आयोग का गठन किया था हाल ही में, आपको ये बताना है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कब आया है, कब चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है, ट्रिपल टेस्ट जो फार्मूला है किससे संबंधित है, आपको 3 प्रश्न आपको देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसी तरह आ जाइए नीचे, देखिए वेरिएंट टीकाकरण के कारण कम घातक होगा BF7। अब भारत में बहुत से लोग टीकाकरण अभियान प्राप्त कर चुके हैं, जो फर्स्ट स्टेज का है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और बूस्टर जो प्लान चल रहा था, जो हम लोग नाम दिए थे सतर्कता डोज भी जिसको नाम दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप लोग को ध्यान रखिएगा। लगभग जो भारतीय लोगों को टीका लग चुका है, तो क्या होगा, घातक कम होगा, असर उसका कम होगा, पर असर जरूर रहेगा। इसलिए आप लोग इसे ये मत समझ लिया कि आपने टीका ले लिया तो खुले तौर पर आप सोसाइटी में जाइए, घूमिए, जो भी गाइडलाइन सरकार की द्वारा दी जाती है उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि 97% को पहली डोज, 90% को दूसरी डोज और 27% को सतर्कता डोज दिए जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा आप लोग को याद रखना है, ठीक ना, आपको काम देगा, कभी न कभी ये यूज करना पड़ जाएगा। तो दूसरी डोज और 27% आपको क्या है, सतर्कता या बूस्टर डोज जिसे हम लोग नाम दिए थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिए जाने कारण जो अमेरिका का जो वेरिएंट है अमेरिकानो BF7 वेरिएंट अमेरिकानो, ध्यान रखिएगा वेरिएंट तुलना में कम घातक होगा। तो इसके संदर्भ में चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आप बताइएगा, क्वेश्चन पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ क्लास में, तो आप लोग ये मुझे बताइएगा भारत में कौन कौन से वेरिएंट प्राप्त हुए थे कोरोना के, ब्राजील में कौन से वेरिएंट प्राप्त हुए थे, वेरिएंट का नाम लिखना है। अमेरिका में कौन सा प्राप्त हुआ था, जर्मनी में कौन सा प्राप्त हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा प्राप्त हुआ था,
और भी कनाडा में कौन सा वेरिएंट प्राप्त हुआ था, नाम उसका आप लोग बताइएगा। सभी पर मैंने एक लिस्ट में कोरोना के संदर्भ में जब हो रहा था मैंने चर्चा भी किया था, जहां तक मुझे याद है। तो जितने लोग एक्टिव मोड में काम करते होंगे उनको याद होगा। चलिए सभी का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इतनी ही जानकारी चाहिए, उसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें आप लोगों को है ना, बिना मतलब कि इधर उधर की चीज़ों को नहीं ध्यान रखना है। ये सब अभी अपडेट देखिए, सब बहुत सा आंकड़ा दिया गया है, ये सब पर नहीं जाना है, क्योंकि जब लास्ट डाटा आएगा ना, अभी तो एग्जाम आप लोग का हो नहीं रहा है, मेंस जो बीपीएससी का है तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी होंगी, तो अब निकल चुका है, ठीक ना। तो क्या करना है, जो लास्ट बचेगा ना एग्जाम से पहले, उससे जब भी लास्ट अपडेट होगा उसको हम लोग को न्यूज अपडेट कर लेना, इससे रिलेटेड जो भी सुविधा संसाधन हमारे पास है, स्वास्थ्य संसाधन, उससे रिलेटेड। तो चलिए हम लोग बात करेंगे फिर आगे। चलिए फिर आ जाइए नीचे, देखिए नीचे आइएगा। अभी भी आप लोग को देखिए, महंगाई और मंदी के भंवर में है दुनिया। इस पर लगातार आप लोग से हम लोग चर्चा भी की है कि क्या है कि देश और विदेश दोनों क्या झेल रहा है महंगाई और मंदी के संदर्भ में। पर भारत के संदर्भ में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझाया था, उसे ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ें उसी के साथ चलती रहेंगी। चलिए तो चलिए इसमें हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि 60 साल पहले एक घटना घटी थी, याद रखिएगा, सोवियत संघ के संदर्भ में, कि सोवियत जो नेता थे, एक शतरंजी चाल सूझी थी। उसने सोचा कि परमाणु बमों से लेस दो मिसाइलों के गुपचुप क्यूबा ले जाकर अमेरिका की नाक के नीचे तैनात कर कर उसे सह दी जाए, और उस पर उसका इसका हिसाब नहीं लगा पाया कि अमेरिका की चाल क्या होगी, क्या उसकी काट उसके पास है। तो इसके संदर्भ में कुछ नीति के संदर्भ में बातें की जा रही है। कोई भी नीति आप बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, नीति बनाने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट और उसके न्यूट्रल व्यू को जरूर देखना चाहिए। आपसे मैं आग्रह करता हूँ, आप यूपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होने चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट होने चाहिए, और न्यूट्रल। कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के लिए बहुत सी चीज़ें आप लोग करते हैं, ठीक ना। उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर नहीं होगा तो क्या आपके पास बैकअप है, तो इसको ध्यान में रखना है। नहीं होगा तो क्या बैकअप है। लगातार यहाँ पर लोग आते हैं ना तैयारी करने, बहुत से लोग आते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद क्या कोई और बैकअप उनके पास है? तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो 5-6 साल 10 साल तैयारी करते हैं, उनका बैकअप तक नहीं रहता। तो ध्यान रखिए, आपको पहले बैकअप भी तैयार करते चलना है। कहने का मतलब है, कोई पीसीएस एग्जाम आ रहा है तो उसको भी देते रहिए, जैसे बीपीएससी आता है, यूपी पीसीएस आता है, आरएस आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो आप लोग ये सब भी एग्जाम देते रहिएगा, ताकि देखिए होगा क्या ना कि इससे कम से कम आपको चीज़ें है ना तैयार होती चलेगी, बैकअप भी तैयार होगा। और भी मान लीजिए नेट जीआरएफ आप लोग देते हैं, नेट जीआरएफ भी दीजिए, ताकि एक बैकअप प्लान आपके पास हो। ऐसा नहीं कि केवल यूपीएससी और बीपीएससी के पीसीएस के मुंह में रहिएगा, अब बाद में आपके चीज़ों को अब साइड में होता चला जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से आप सीख सकते हैं क्या किया रसिया ने, क्या किया यहाँ पर रसिया ने, बिना सोचे समझे अमेरिकी नीति को आकलित किए हुए वो उसके क्यूबा में ले जाकर परमाणु बम स्थापित करना चाहता था, पर यहाँ पर उल्टा हो गया। और इसी के संदर्भ में चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। जब आप प्लान के अनुसार कोई चीज़ नहीं हो ना, तो यही सब चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। तो सवाल यहाँ यही है कि यदि पुतिन बड़े सहायक के तौर पर परमाणु अस्त्रों की जगह सीमित दायरे में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करते तो उसका क्या जवाब होगा, ये आपको सोचने, विश्व को सोचने की जरूरत है। अगर मान लीजिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन बड़े संहारक परमाणु अस्त्रों का उपयोग जो है वो कहीं सभी जगह ना करके किसी एक ही क्षेत्र पर लगातार करेंगे, तो क्या विश्व इसके संदर्भ में तैयार है? इसी संदर्भ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अक्सर इसी तरह की धमकी देते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान भारत को, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को, या अन्य राष्ट्रों को परमाणु बम हमले की धमकी देते, तो क्या इसके संदर्भ विश्व के सभी संपन्न राष्ट्रों के पास कोई कोई जवाब है? तो परमाणु शक्ति संपन्न देशों, बेलगाम और विस्तारवादी शासक जब अपने मंसूबों या जो समूची वैश्विक व्यवस्था के लिए संकट खड़े कर रहे हैं, तो इसके बारे में दुनिया गंभीरता से सोचना होगा। और मैं आप लोगों को कितनी बार दफा बोला हूं ना, ये आप लोग याद रहेगा, वैश्विक दायित्व है,
दायित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी देश के पास है ही नहीं। सभी चाहता है कि हम क्या करें, सर्वोच्च हो, यही चाहता है ना। कोई है बताइए तो विश्व में कोई ऐसा देश है जो एक इस तरीके न्यूट्रल बात करे, जो अपने हितों को साइड में रखकर वैश्विक समुदाय के मिलन की बात करे या वैश्विक जवाबदेही की बात करे। कोई ऐसा राष्ट्र नहीं मिले, कोई ऐसी संस्था नहीं मिले। सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, सभी एक अदृश्य शक्तियों के रूप में कार्य करता है। क्या लगता है आपको, यूएन जैसी संस्था है वो न्यूट्रल बात करती है? आप उसका इतिहास पढ़िएगा, कभी आएगी चर्चा यूएन के बारे में तो उसके हम सभी पॉजिटिव और निगेटिव पक्षों की बात करेंगे। कभी आएगा तो समझ में आएगा कि यूएन ने किस प्रकार से अमेरिकी पिठलगू की तरह संस्थाएं काम की है। अमेरिका जो चाहता है वो करता है, रसिया जो चाहता है वो करवा लेता है इससे, चीन अब जो चाहता है इससे वो करवा लेता है। तो सोच के देखिए, यूएन जैसी संस्था पर आतंकवाद जैसी समस्याओं पर जो विश्व में डायरेक्ट या क्षति पहुंचती है, इसके संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। तो इसके पीछे क्या कारण है? यह स्वतंत्र संस्था तो नहीं ना है। तो इसी तरह समझिएगा कि इस प्रकार से कभी भी घटनाएं घटेगी तो कौन दायित्व लेगा कि विश्व का नेतृत्व हम करेंगे और उस देश को प्रताड़ित करेंगे। अभी मान लीजिए रूस और यूक्रेन का हमला हो रहा है, तो देखते होंगे विश्व समुदाय 3 गुटों में बट गया। एक रूस के संदर्भ में बात कर रहा है, एक यूक्रेन के संदर्भ में बात कर रहा है, एक न्यूट्रल होकर काम कर रहा है, न्यूट्रल देश के रूप में भूमिका कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसे भी सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं इसे भी सपोर्ट करता है, और इसमें भारत भी शामिल है और अन्य राष्ट्र भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बात ये समझने वाली है ना कि हम वैश्विक दायित्व कैसे निर्भर करेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। कोई ऐसी संस्था है जो किसी भी देश की बिना बात माने अपने संदर्भों के हितों के संदर्भ में एक नियम को लागू करवा सके सभी राष्ट्रों पर? ऐसी कोई विश्व की संस्था है ही नहीं। सभी एक दूसरे से हितों से जुड़े हुए, क्योंकि फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इन राष्ट्रों से ही पूरा होता है ना। तो कैसे ये इससे बाहर की बात कर लेगा? जैसे WTO, कोरोना सभी लोग जान रहे हैं कि वहां से ही निकला है। बहुत से डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट पेश किया था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है, वहीं से आया है। पर WTO जो है, सॉरी WHO जो है, WHO आपको चीन का समर्थन करता है कि ऐसा नहीं है, वहां से नहीं आया। कभी भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, क्योंकि वहां पर एक बार देखा गया था, उनके जो चीजें हैं चीन की संतुलितता देखी गई थी। इसी तरह WTO में देखते हैं अमेरिकी नीति को हमेशा बोलबाला रहता है यहाँ पर। तो कोई संस्था ऐसा नहीं है। इसलिए मैं एक दिन आप लोगों को क्लास में बताया था, याद होगा, कि जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं ना, उसको अपना एसेट क्रिएट करने की क्षमता डेवलप करना होगा। और जो भी पूंजी ये लोग प्राप्त करते हैं अन्य राष्ट्रों से ना, अनुदान, उनको समाप्त करिए और एक सॉवरेन संस्था के रूप में काम कीजिए। यहाँ पर एसेट क्रिएट करने के लिए काम करना होगा। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे ना, जो कोई भी संस्था, यूएन संस्था हो या WTO हो, WHO हो या कोई अन्य संस्था, जो भी मान लीजिए ब्रिक्स भी है ना, जब आर्थिक रूप से सफल होगा ना, तो किन्हीं देशों का प्रभाव इस पर नहीं होगा कि हम तुमको पैसे नहीं देंगे जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो ये बोले ठीक है, नहीं बात मानो, वैश्विक समर्थन तो मेरे पास है ना, तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो आपको बात उस देश को मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए यूएन की बहुत सी संस्थाओं में, मान लीजिए आपको विश्व बैंक है, IMF है ना, उसमें अमेरिका का लगभग औसतन माना जाए तो 25 से 27%, कहीं कहीं 14%, 20% का अनुदान होता है, जो वैश्विक रूप से सबसे ज्यादा होता है। तो क्या अमेरिका की इन बातों को नहीं मानेगा विश्व बैंक, IMF? जरूर मानेगा। इसलिए चीज को समझने की जरूरत है कि जब समस्या इस प्रकार की आ जाएगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात की जा रही हो, क्या अन्य कोई मुद्दे पर बात करें, देखते होंगे सभी राष्ट्र मिलते हैं ना, पर जब अंतिम निर्णय आता है लेने का, तो हम सीधा क्या है, विकसित राष्ट्रों के मुंह देखते हैं, ताक जो होते हैं कि वो कुछ पैसे देंगे तो हम इस प्रकार के अपने नीतियों को लागू करेंगे। और ये पैसा देखते हैं, अमेरिका ने मना कर दिया था, तो सारे जो भी देश इस संगठन में जुड़े हुए थे, कोप सम्मेलन में जो बात हो रही थी कि $100 बिलियन का देना है वार्षिक रूप से हमको सहयोग, तो ये ताक जो होने लगे। और अब क्या होगा स्थिति, वो समझने लगे कि हाँ, हम अब क्या करेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है, और यही स्थिति कमोवेश सभी जगह है। तो इसी के संदर्भ में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो आप इसे देखिएगा, समझिएगा क्या आर्टिकल है, सभी चीजों पर हमने डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को दिया गया है। यूपीएससी हो या स्टेट PCS हो,
साइंस एंड टेक में आपको यह टॉपिक कवर करेगा, ठीक ना। तो ये टॉपिक आप लोग अपने अपने टॉपिक से, और उसमें इसरो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उपलब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आपको बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अनपीसीएस, इसरो हमेशा पूछा जाता है। यूपीएससी में भी इसरो से संबंधित प्रश्न होता है नई नई उपलब्धियों के संदर्भ में, तो आप इसे कवर करना है। इसी में देखिए जो भी इसरो के प्रोग्राम थे उसके संदर्भ में बातें की गई है, ठीक ना, कि 2023 में इसरो आगे पूरी मानवता नई खोज और उपलब्धियों के संदर्भ में लाभान्वित होगा। इसरो के हाल ही में जो भी उपलब्धियां हासिल की उसके संदर्भ में नासा से तुलना की जा रही है, और हकीकत भी है कि अब हम अगर वैश्विक रूप से माने तो हम 4-5 अंडर 5 के तहत आते हैं। तो इसे देखिएगा, इन सब चीज़ों को कवर कीजिएगा, रैंकिंग चीज़ों को याद रखना है। तो इसी में याद रखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें कि हाल ही में भारत ने क्या किया। भारत ने पिछले 5 सालों में, एक सेकेंड, हाँ, पिछले 5 सालों में इसरो ने 177 आपको उपग्रह भेजे हैं, विदेशी उपग्रह, जिसमें सफल परीक्षण कर 1100 करोड़ रुपया अर्जित किया। देखिए भारत सरकार ने, डीआरडीओ ने इतना काम किया है। वेरी वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। मैं देख रहा हूँ जीएस बूस्टर क्लास चल रहा है, कैप्सूल क्लास कर रहा है, जीएस कैप्सूल क्लासेस 2.0 मेरे सामने लैपटॉप पर चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का कमेंट भी बहुत बेहतर है, तैयारी कीजिए, इसलिए मैं अभी बोला ओके ओके बहुत अच्छा है। गौतम जी का, साविया जी का, साहिबा जी का, अनीता, ओके ओके। चलिए वंदना जी, बहुत अच्छा है, आप लोग तैयारी करते रहिए, इसी तरह कवर करते रहिए। बहुत बेस्ट प्रोग्राम वो चल रहा है जायसवाल सर जी के द्वारा, उसको अंतिम तक देखते रहिए, बहुत लाभ होगा आप लोग का। जो जीएस आपको है कैप्सूल 2.0, वो शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। इसके अतिरिक्त आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग जाके देखिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग जाके देखिए जीएस कैप्सूल 2.0, वो क्या उसमें मिल रहा है आप लोगों को। चलिए, तो 117 विदेशी उपग्रह, 1100 करोड़ रुपया। और देखिए किन किन देशों का भेजा गया है, कम से कम इसका कुछ देशों का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आप इसको पुट कर सके। अगर इसरो की उपलब्धि बात की जाए तो उसमें आप इसको यूज किया जा सके, इसके आंकड़े को। तो चलिए, इसके बाद निजी रॉकेट भी हाल ही में छोड़ा गया भारत के द्वारा। तो ये आप लोग बताइएगा किस दिन छोड़ा गया है, डेट उसका याद रखिएगा, डेट बहुत जगह पूछा जा सकता है। तो किस दिन छोड़ा गया, किस कंपनी के द्वारा छोड़ा गया, ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया इसलिए मैं पहले भी कवर किया, तो मैं बता सकता हूँ कि क्या आपको चीज़ें पूछी जा सकती है। तो निजी रॉकेट विक्रम एस प्रारंभ मिशन आरंभ करता, जिसमें हरिकोटा से छोड़ा गया था। स्काई रूट एरोस्पेस इस ऐतिहासिक मिशन तहत रॉकेट विक्रम एस के तहत बंगाल की खाड़ी गिरने वाले 81.5 किलोमीटर दूर पर यह उपलब्धि हासिल करता है। और ये चीज़ें ऊंचाई पर गया, इसने पेलोड छोड़ा, और इस तरह भारत में एक निजी उपग्रह जो है ना, स्पेस रॉकेट लॉन्च करने वाला पहली भारतीय निजी कंपनी बनी। अब यह भारत के लिए बेहतर संकेत लेकर आता। उसी तरह मंगलयान की बात की जाती है, मंगलयान के संदर्भ में आप लोग को सभी जानकारियां प्राप्त है, इसे बस देखते चलना है। इसलिए मैं ये इससे बोल रहा हूँ ना कि एक साल में जो भी अपडेट हुआ है ना साइंस एंड टेक में, अंतरिक्ष विज्ञान में, तो वो यहाँ पर कवर कर दिया गया। आप एग्जाम में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसके सारे आंकड़े को कवर कर लें। देखिए आर्टिमिस से आपको प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा यूपीपीसीएस में इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले समय में। चंद्रयान को लेकर ये जो मिशन जा रहा है इंडिया का, नासा का गया है 2022 में, इसके संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है। और फिर 2000 आपको 22 में नासा पुनः एक रॉकेट भेजेगा, जो क्या करेगा कि आपको, सॉरी 2022 में आपको 16 नवंबर को आर्टेमिस फर्स्ट भेजा गया था, और 2024 में चार अंतरिक्ष यात्री पुनः जाने वाले आर्टेमिस 2 से। तो ध्यान रखिएगा 50 साल बाद पुनः मानव चंद्रमा पर जाने वाला। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाए क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट चंद्र मिशन, मानव मिशन से पूछ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सब नील आर्मस्ट्रांग ये सब चीजें अपडेट कर लेनी है। चलिए, तो इन सब चीजों को कवर करना, आगे बढ़ना है, ठीक ना। चलिए, तो ये सब चीजें आपको देखते चलना है कि डाटा का हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो आप लोग कभी भी एग्जाम में पूछे तो इन सभी का यूज कीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। अब इसी संदर्भ में भारत के संदर्भ में बातें हो रही है। इसरो के सूर्ययान मिशन भेज रहा है, आदित्य 1 भेज रहा है ना, 2023 तक भेजने की संभावना है। तो आदित्य 1 L1 के यह नामक उपग्रह सूरज के उन कक्षाओं लेग्रेसियन कक्षाओं का अध्ययन करेगा जहां पर पॉइंट जो L.1 कहलाता है उसे स्थापित किया जाएगा ताकि आकलन इसका किया जा सके। चलिए, वर्तमान में L1 पॉइंट हमारी पृथ्वी की 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो ये आपको याद रखना है कि 2023 की पहली तिमाही को कुछ नजदीक में यह भारत के द्वारा भेजा जा सकता है, इसरो के द्वारा। तो ये सब उपलब्धि आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 जो 2023 में पहले या तीसरे पहले 3 महीनों के भीतर प्रक्षेपित करने की योजना है। तो ये सब आने वाले उपग्रह यान है, तो याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है उपग्रह से संबंधित। तो आदित्य 1 कब भेजा जाएगा, फिर चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में एक आंसर बताइए। चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया, चंद्रयान 2 कब भेजा गया, किस डेट को कब भेजा गया था, और कक्षा में कब स्थापित हुआ था। ये सब आप लोग को याद हो जाने चाहिए, अब ध्यान रखिएगा, ताकि एग्जाम में जब भी मेंस में बैठे ना, तो जैसे ही कुछ अंतरिक्ष विज्ञान इसरो के संदर्भ में चर्चा हो, भारतीय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में चर्चा हो, विश्व में भारतीय अंतरिक्ष में नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की उपलब्धि की चर्चा, ये सब को फटाफट आप लोग आंसर में लिख सके। तो ध्यान रखिए, इन सब चीजों को कवर करना है। चलिए, इसी तरीके देखिए एनपीए के बारे में आप लोगों को चर्चा है। तो एनपीए के बारे में पहले भी लगातार चर्चा किया हूँ, याद होगा आप लोगों को। लिस्ट में जाके देखिएगा और यहाँ पर देखिए क्यों होता है एनपीए, उसके संदर्भ में कुछ आंकड़ा आया है, उसे आप लोग को यूज करना है। जैसे चलिए, इसी में आप लोगों को याद रखना है कि देश में बैंकिंग सेक्टर में फंसे कर्ज, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होता है एनपीए जिसे हम लोग बोलते हैं, कि कर चुभने वाले भले कम हुई हो, चुभने भले ही कम हुई, क्या लिखा हुआ था यार, लग रहा है कुछ शब्द एरर होगा। अच्छा, चुकाने के भले ही कम हुई पर कर्जदार पुराने फंसे। ये देखिए यहाँ पर पेपर भी शब्दों का गलत हेर फेर कर दिया है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, पेपर भी गलती कर देते हैं, मानो वो भी है ना। वसूलने भारतीय तंत्र अभी तक फिसडी साबित हुई, अर्थात कहने का मतलब इनका यह है कि एनपीए जो है, जिससे हम कर्ज वापसी, जो कोई मान लीजिए 100 रुपया का कर्ज लेता है, ठीक ना, 100 रुपया का कर्ज लिया और ये कर्ज मान लीजिए 5 रुपया लौटाया, बाकी जो 95 रुपया किसी कारणवश बैंक है ना इसको लौटा नहीं पाया है, वसूल नहीं कर सका है। तो ध्यान रखिएगा, वसूल नहीं कर सका तो ये 95 रुपया कुछ स्टेज के बाद है ना आपको एनपीए के खाते में चला जाता है। और स्टेज क्या है, मैं लगता है आपको पहले भी न्यूज में कवर किया है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए, तो ये सब चीज आप लोग को देखने की जरूरत है। तो ये सब चीज हम लोग को आगे काम देगा, जिसमें आपको याद रखना है जो दिवालिया कानून जो मैंने आप लोग को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। तो उसमें 4 वर्षों के 4 संशोधन के बावजूद कर्ज वसूली की रफ्तार महज 24% की वसूली हुई है। तो देखिए 24% की ही केवल वसूली हुई, क्यों, ऐसा कारण है, इन कारणों को ढूंढने की जरूरत है। और इसके संदर्भ में देखिए प्रचलित जो एनपीए वसूल करने के प्रचलित 4 तंत्र है, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। लोक अदालत, ऋण वसूली प्राधिकरण, सरफेसी कानून और आईबीसी जो है, देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड यानी आईबीसी जो है। तो ये 4 कारक है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एनपीए खाते को कोई बैंक, आरबीआई या तो कोई बैंक कैसे अपना कर वापस ले सकता है। तो इसके लिए 4 कारक है। लोक अदालत बैठा सकता है, ऋण वसूली प्राधिकरण को दे सकता है, या सरफेसी कानून के तहत, और आई जो इंसॉल्वेंसी जो करेंसी एक्ट है, बैंक करप्सी कोड है, उसके संदर्भ में भी चीजें अपडेट करके वो आपको प्राप्त कर सकता है। तो ये सब चीजें याद रखना है। आंकड़ा दिया गया, इन आंकड़ों को आप लोग कैसे बनाना है आप लोग को मैंने बताया भी है। इस आंकड़े को ऐसे बनाना है, मान लीजिए 2020-21 लिख लेना है, 21-22 लिख लेना है, 19-20, 22-21 और 22-23। 22-23 का आंकड़ा आएगा, आगे कभी भी आएगा तो इसे ऐड कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें 20-21 का आंकड़ा देख लीजिए, यहाँ पर कितना 25.7% है। इसमें आपको परसेंटेज के तौर पर आप यूज कर लीजिएगा, ठीक ना, इन सभी आंकड़ों को। ये सब चीजें देखिए, बस आंकड़े लिख के याद रखने हैं कि कैसे यूज हो सकता है,
और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोक अदालतों, और जो भी 4 एक्ट के तहत पैसा वसूलने के लिए देखिए मामले कितने दर्ज किए गए इन चारों के तहत, लगभग 87,86,495, अर्थात कितना हो गया देखिए तो 87,86,495 हो गया ना। इतना मामले दर्ज हुए, जैसे वित्तीय संस्थानों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया, 4,80,062 रुपया अपडेट किया गया। तो इसे आप समझिएगा, इससे कर्ज में फंसे हुए लोग हैं, इस संदर्भ में चीज़ों को याद रखना है। और यही आंकड़ा आपको एनपीए के संदर्भ में चीज़ें आपको पूछी जा सकती है कि एनपीए के संदर्भ में कुछ आंकड़े देने हो तो आपको ये सब आंकड़े दे के अपने आंसर को इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को लागू प्रतिबंध पर चिंता जताई है, जतानी भी चाहिए, क्योंकि अब समस्याएं जो है इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ऐसा वैश्विक मत अब आने लगा है, तो इस पर कुछ अपडेट होगा। इसी दबाव में आकर अफगानिस्तान इस प्रकार से काम करना बंद करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको नज़र रखना है कि कब क्या घटनाक्रम हुआ। देखिए इसलिए मैं बोला आज पेपर में आप लोग के लिए कुछ नहीं है। पेपर पहले आपको न्यूज एनालिसिस किया जा चुका, सभी आंकड़ों के संदर्भ में चर्चा किया जा चुका। देखिए पेपर समाप्त हो गया केवल। और ये देखिए हाँ, एक न्यूज और आप लोग को याद रखना है, ये डिजिटल में भागीदारी। देखिए ये भी आप लोग को ये न्यूज़ कलेक्ट कर लेना आज है। पेपर आप लोग को आज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा, ठीक ना। कि इसमें जो भी चीज़ें जो यहाँ लिखा गया उसको क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको कवर कर लेना। देखिए क्रिएट करें अपना क्यूआर कोड, तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें बताई गई है, उसको समझ लेना है। हेल्थ केयर, बैंकिंग, रिटेल में एआई जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो उसमें डिजिटल से संदर्भ में आसान हो गया हमें पेमेंट करने के। तो हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वित्तीय लेन देन, इससे संबंधित हम चीज़ों को देख रहे हैं। डिजी यात्रा, जैसे आप जाते हैं ना हवाई यात्रा करने चाहते हैं, तो डिजी यात्रा एक कॉन्सेप्ट लाया गया। पहले क्या होता बोर्डिंग पास बनाना, इसमें 1 से 2 घंटे 3 घंटे का समय बर्बाद होता था। अब केवल 2 से 3 मिनट में आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि डिजी यात्रा के तहत पहले ही आप है ना अपना बोर्डिंग पास बना सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा शुरुआत की गई हवाई अड्डों में, ताकि है ना आसानी हो यात्रियों को। तो ये सब चीज़ों को कवर करना, आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों पर। चलिए इसी तरह देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषणी जो एक चीज़ें स्टार्ट की गई थी, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, जिसे भाषणी के रूप में भी जाना जाता है, जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें आपको स्पीच एंड टेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेस जो है उस पर आधारित ओपन सोर्सेज लैंग्वेज टेक्नोलॉजी आरंभ की गई थी। तो ये आपको याद रखना, भाषणी कब शुरू किया गया, जुलाई आपको 22 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत से यहाँ पर अपडेट दिया गया। देखिए सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी किससे होती है, तो देखिए मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, इसरो, इससे आपको डिजी लॉकर, ई प्रमाण, जन परिचय आदि जो भी सुविधाएं हैं यहाँ से प्राप्त होगी। माई स्कीम, माई ई मार्केट आपको यहाँ से प्राप्त होगा। कृषि, बैंकिंग, सभी चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त, इंडिया स्टेक, ई साइन। तो ये सब क्या है आपको याद रखना है। आपको ये सब चीज़ें ना यूज़ कर सकते हैं कहीं भी भारत में। देखिए इससे पेपर जो 4 है वहाँ पर आप शासन अधिकतम शासन न्यूनतम प्रशासन, सॉरी न्यूनतम शासन अधिकतम प्रशासन जब कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। या डिजिटल युग में भारतीय प्रशासन किस रूप से बढ़ा है, तो ये सब को डाटा को यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह जीएस पेपर 2 में पूछेगा, जैसे न्यायिक सक्रियता पूछता है ना, उसी तरह आपको त्वरित 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 आपको प्रशासन पूछेगा। तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको इसी एग्जाम से, कि जो शासन प्रशासन ने कैसे अपने कार्य में तेजी लाया है, तो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ही लाया है ना। तो टेक्नोलॉजी कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जैसे बिहार में आप देख सकते हैं 14 दिन के अंदर बहुत से सेवाओं को न सेवाएं दे। दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली में बहुत जगह आपको सेवाएं 14 दिन के अंदर ही प्रोवाइड करा देनी है, न्यूनतम जो चीज़ें हैं।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में भी देखेंगे, कभी भी आएगा। कहने का मतलब था जो पहले न्यूज़ कवर किया गया स्टैटिक्स पार्ट उसका, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में जो चीज़ें कवर की जा चुकी है उसी से रिलेटेड न्यूज़ अब लगातार आप लोग को देखने को मिलेगा। तो समय की बचत आप लोगों की होगी। बस एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कौन सा कहाँ पर है, बस उसे की नोट्स बना लेना है। जब स्पेशल कोई टॉपिक आएगा ना तो हम लोग उस पर स्पेशल चर्चा करेंगे की नोट्स के तौर पर। तो चलिए, आप लोग को बस ध्यान रखना है, कल एक नया की नोट्स आएगा, वेट कीजिएगा। कुछ अपडेट हुआ है आज, तो कल हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।